अस्सलाम वालेकुम लिस्टर्स, आप सुन रहे हैं स्टार ट्रैक और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महाविश खान। और आज बहुत ही भाई खास दिन मेरे लिए, क्योंकि इस इंटरव्यू का मैंने बहुत इंतजार किया। आज मेरे बहुत ही पसंदीदा एक्टर हमारे ड्रामा इंडस्ट्री के मेरे साथ मौजूद हैं, जो वो हैं साकिब समीर। तो उनको कहेंगे प्रोग्राम में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके याद करने का, और वहाँ जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत प्यार। बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि आज आप मेरे सामने मौजूद हैं। आपने क्या कमाल, मतलब मैं ये पूछना चाहूंगी आप हैं क्या भाई, मतलब क्या चीज है? देखें, ऐसी बात जब भी आती है ना तो मैं खामोश हो जाता हूँ, तो उसका कुछ जवाब नहीं होता, क्योंकि जो भी अच्छा होता है वो मुझे तो पता नहीं है कैसे होता है, वो बस अल्लाह की तरफ से हो जाता है। तो वो अगर आप मुझे पूछते हैं कैसे किया ये वाला किरदार, तो मैं हर दफा ये कहता हूँ कि जब भी कोई नया किरदार मिलता है तो 2-4 दिन तो मेरी हवाइयाँ उड़ी हुई होती हैं, रात को नींद नहीं आ रही होती, और फिर बैठ के मैं वही बात करता हूँ कि अल्लाह ने वो पिछले वाला तो करवा दिया था आपने, इसको कैसे करते हैं, ये तो बिल्कुल अलग है। तो वो समझ में नहीं आता। बस बाकी मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके जितने रोल्स होते हैं ना वो सब एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और जिस तरह आप वो किरदार निभाते हैं। मैं खास तौर पे यहाँ पे बात करूंगी रकीब से। जब रकीब से शुरू हुआ तो उसकी जो मेन अट्रैक्शन थी वो हदीका कियानी थी, क्योंकि हदीका कियानी बड़ी मतलब हम मेरी फेवरेट रह चुकी हैं। तो था कि अच्छा वो कैसे एक्टिंग करेंगी, क्या होगा, तो उनकी वजह से वो ड्रामा देखा। लेकिन जब आपका किरदार आया, रफीक अली आया, उसके बाद सब फीके पड़ गए थे। मतलब मेरे मोस्ट फेवरेट किरदार और जबरदस्त, मतलब सब लोगों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, नो डाउट। मतलब रकीब से एक क्लासिक ड्रामा है, हमेशा मैं इस बात का कहती हूँ लाजमी। लेकिन रफीक अली जो है ना, वो रकीब से में सब पे भारी था। बस वही अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि उसमें मतलब अगर देखते हैं मेरे आसपास नोमान, इजाज, सानिया, सईद, हदीका कियानी, सलमान शाहिद साहब, मतलब इतने बड़े बड़े लोग थे कि उनमें मेरी तो गिनती ही नहीं होती ना। तो लेकिन बस वही है कि बस अल्लाह ने कुछ करवा लिया और मैंने कर लिया। मुझे कुछ नहीं पता, मतलब मेरे हाथ पड़ गए, मुझे कुछ नहीं आता ये काम वाम। सीरियसली चलें, खैर अब इस पे हम बात करेंगे, आपसे आपके सारे ड्रामों के बारे में बात करेंगे। पहले मुझे बताएं कैसी शुरुआत हुई थी, कैसे अंदाजा हुआ था आपको इस बात का कि आपके अंदर ये जो टैलेंट है एक्टिंग का वो मौजूद है? पहली दफा कब एक्सप्लोर किया अपने आप को? पहले अच्छा मैं मतलब वैसे तो काफी दफा ये बता चुका हूँ, बहावलपुर से मेरा ताल्लुक है। पाकिस्तान का एक छोटा सा शहर है बहावलपुर, वहाँ मेरी पैदाइश और सारी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन मैंने बैचलर वहाँ से किया। तो कुछ ऐसा नहीं था, पता बिल्कुल भी नहीं था कि इस फील्ड में जाना है, मतलब पता नहीं था, क्या सोच भी नहीं सकते थे ना। बिल्कुल एक छोटी सी फैमिली जिसमें बस टीवी जो होता है वो देखने के लिए होता है, करने के लिए नहीं होता। तो वो बता ही नहीं सकता था मैं कि मुझे एक्टिंग का शौक है। बस वो भाई जो थे वो कराची में थे और वो टीचिंग में थे, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो उन्होंने कहा कि MBA का टाइम है, MBA करो, और बताई बात है बहावलपुर छोटा शहर है तो यहाँ कराची से आके करो। तो मैं वो MBA के इरादे से आया था, लेकिन तब तक कुछ नहीं पता था। यहाँ आके छोटी मोटी जॉब भी स्टार्ट की, हर जगह पे स्टोरीज बताई गई हैं, लेंथी हो जाएंगी। तो वो हुआ ये, बस टीवी पे देखा कि एक एकेडमी खुली है, ज़िया मोइनुद्दीन साहब अल्लाह जन्नत करे, डेथ हो गई उनकी। तो मैं उनकी वजह से पढ़ सका, वही मैं बताऊंगा, अगर वो ना होते तो मैं ना पढ़ सकता, मैं नेपा ना जा सकता। तो बस वहाँ नेपा का सुना तो वहाँ छुप के गया, क्योंकि बता नहीं सकता था भाई भाभी को या घर वालों को। तो छुप के गया, वहाँ ऑडिशन दिया, और ऑडिशन की एक लंबी स्टोरी और मसले मसाइल, और मुझे लगा कि नहीं हो सकता, लेकिन बस कोई अल्लाह की तरफ से होना था तो हो गया। और ज़िया साहब की मैंने बात की, उनकी वजह से इसलिए पढ़ सका कि मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर की फीस तो दी थी, और 3 महीने का एक ट्राइमेस्टर होता है, उसकी फीस थी मेरे पास, मैंने दी थी। तो उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं उनसे कहा कि फीस माफ की जाए या कोई स्कॉलरशिप या कुछ ऐसा। तो 1 साल पहले ही जो नेपा था वो बना था, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो कोई ऐसी स्कॉलरशिप नहीं है, कोई ऐसा तरीकेकार नहीं है। और उन्होंने, क्योंकि वो सर ज़िया मोइनुद्दीन थे, वो रिसर्च करके बैठे हुए थे, तो उन्होंने पहले ट्राइमेस्टर का रिजल्ट जो था वो मेरे सामने रख दिया, जिसमें मेरा सेकंड लास्ट नंबर था। और वो कह रहे हैं कि आपकी मतलब रिपोर्ट ये है एजुकेशन में, और जो है आप कह रहे हैं स्कॉलरशिप चाहिए, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो मैंने कहा मुझे समझ ही नहीं आ रही, अभी जो बुक्स पढ़ाई जा रही है स्टेनोस्ट्रस की क्या है, ये इडिपस में पढ़ रहा हूँ, उसमें एक अजीब सी स्टोरी है, माँ और बेटे की स्टोरी चल रही है, मेरी हजम ही नहीं हो रही, मैं जहाँ से आया हूँ
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दें। उनके नहीं, ऐसे नहीं होगा, आपकी एजुकेशन है नहीं, आपका रिजल्ट है नहीं, तो आप स्कॉलरशिप मांग रहे हैं। फिर यह है कि उसके नेक्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने टॉप किया, क्योंकि और कोई तरीकेकार था नहीं मेरे पास किस तरीके से। फिर पढ़ना पड़ा, दोबारा गया, फिर दोबारा गया, जाके मैं उन्होंने कहा कि देखिए ये रिजल्ट है और अब मुझे स्कॉलरशिप दें। तो फिर उन्होंने स्कॉलरशिप दी तो मैं पढ़ सका। अगर सर ज़ियामुद्दीन साहब ना होते तो मैं पढ़ भी ना पाता और पता नहीं क्या होता। सही। तो यानी नापा से आपका आगाज हुआ, और नो डाउट मतलब जितने भी मैंने देखे, जिन लोगों की जो एकदम से ना मतलब पहले सीन में जिनकी परफॉर्मेंस बोलती है खुद, उनको जरूरत नहीं होती अपने बारे में कुछ बोलने की, तो उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं नापा से निकलता है। तो यहाँ पे मतलब किस तरह से प्रोसेस, पहले मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि मैंने काफी ऐसे अदाकार देखे हैं जिन्होंने वहां से पढ़ा है और फिर माशाल्लाह मतलब कमाल कर रहे हैं इस वक्त। देखिए नैपा जाहिर बात है वो है एक थिएटर एकेडमी, वहाँ सिर्फ थिएटर पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। 3 साल का कोर्स है, और जाहिर बात है इसमें वहाँ जो टीचर जो हमें मिले वो सर ज़ियामुद्दीन साहब, राहत काज़मी साहब, तलत हुसैन साहब, खालिद अहमद साहब, अंजुम अयाज साहब, मतलब ये वो लोग हैं। मतलब अगर पीटीवी की बात करें या पाकिस्तान की बात करें तो ये सबसे बड़े पिलर्स हैं यहाँ के। तो इससे पढ़ा, तो जाहिर बात है वो इतने बड़े लोग हैं, जब वो पढ़ाएंगे सिखाएंगे तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो मतलब इंसान में आएगा ही। तो और वो थिएटर की एकेडमी है, थिएटर पढ़ाया जाता है, और थिएटर जो है वो एक्टिंग में देख लें मतलब सबसे पावरफुल मीडियम है। तो वो मतलब उसकी एग्जांपल वो ये देते हैं कि अगर आपको तैरना हो तो हम आपसे कहते हैं कि हाँ समंदर में आपको सिखाते हैं, तो आप कहेंगे हमें तो स्विमिंग पूल में तैरना। तो हमारा ये कहना है कि अगर हम आपको समंदर में सिखा देंगे, फिर आपको दरिया में तैरना हो, स्विमिंग पूल में तैरना हो, नहर में तैरना हो, तो फिर आपके लिए मसला नहीं होगा। तो वो थिएटर की एक्टिंग है वो सबसे पावरफुल है। अगर आप वो सीख लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो मीडियम चेंज होते रहते हैं कि फिल्म में किस तरीके से करना है परफॉर्म, या टीवी पे किस तरीके से करना है परफॉर्म, तो थोड़ा सा चेंजिंग होती है वहाँ की। लेकिन वो ये कि बेसिक जो आपको एक्टिंग है वो आप अगर थिएटर की है तो वो बहुत ज्यादा आपको फायदेमंद होती है। सही। तो यानी फिर इस तरह से आपने पढ़ा भी और फिर थिएटर से आगाज भी हुआ। पहली दफा टीवी पे किसको ये क्रेडिट जाता है कि उसने आपको डिस्कवर किया और उसने आपको ऑफर दी? 5 साल तो मैं तकरीबन सिर्फ थिएटर ही करता रहा। यहाँ के जो थिएटर होता है वो ही करता रहा, क्योंकि जाहिर थिएटर पढ़ा था तो थिएटर से प्यार था, और मतलब थिएटर ही लाइफ थी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि थिएटर में ना टाइम बहुत लगता था, एक पे जो है वो 7-8 महीने ले जाता था, कोई डिफरेंट सिटीज में जाके करना होता था, तो टीवी के लिए बहुत कम टाइम मिलता था। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि टीवी पे अगर क्रेडिट किसको जाता है या कौन सा मेरा पहला प्ले ज्यादा नुमाया हुआ, तो वो था दम उख के नाम से एक था, काशिफ निसार साहब का, जफर मिराज साहब का लिखा हुआ। तो वो मतलब वो कुछ ऐसा था जब मुझे भी लगा और लोगों को भी लगा कि कुछ हो सकता है। तो ट्रेंड जो है वो अभी तक, मतलब अगर हम रकीब से की बात करते हैं, मिस्टर एंड मिसेस शमीम की बात करते हैं, या आजकल जो चल रहे हैं वो ड्रामास की बात करते हैं, तो काशिफ निसार, बस उन्हीं को ही मुझ में कुछ नजर आया। तो काशिफ निसार को ही 90% जो है वो काशिफ निसार को ही क्रेडिट जाते हैं। सही। चले जी, अच्छा रकीब से की मैं खास तौर पे बात करना चाहूंगी, फिर इस वक्त जो ड्रामा सीरियल्स हैं उसके ऊपर भी आएंगे हम। रफीक से में जब आपको ऑफर हुआ ये किरदार रफीक अली का, तो आपकी एज इतनी ज्यादा नहीं है, और वो किरदार जो है वो एक मिडिल एज बंदे का है, और उसमें वो जो किरदार का जिस तरह का जो एक पूरा हुलिया है और जिस तरह सब कुछ, तो वो पहली जो आपकी अपीयरेंस थी ना, मैं आपको फिर वही बात बोलूंगी कि पहला सीन वो सब कुछ उड़ा दिया था उसने, और मैं मतलब बकायदा मैं मतलब आराम से रिलैक्स होके देख रहे थे, फिर हमने पूरा जो है ना मतलब गौर से देखना शुरू कर दिया था कि यार ये बंदा कर क्या रहा है। इतनी कोई जबरदस्त बॉडी लैंग्वेज, सीन, जो डायलॉग डिलीवरी है, कहाँ से इस कैरेक्टर को आपने परसीव किया था? अच्छा, ऐसा था कि बी गुल साहिबा का ये लिखा हुआ है रकीब से, एक तो लिखा हुआ बहुत अच्छा, फिर काशिफ निसार डायरेक्टर थे, डायरेक्टर इतने, फिर आसपास के एक्टर, तो जो है कि मुझे कैसे मिला, तो ये नोमानी जाज से बहुत प्यार, उनके साथ मैं पहले कर चुका था, तो उनका और काशिफ भाई का जो उनकी प्रोडक्शन भी काशिफ भाई की थी, तो उनका और काशिफ भाई का डिसीजन था कि करवाने का, और उन्होंने ही डिसाइड किया कि एज दी जाए, क्योंकि पहले वो सवाल आया कि इसकी एज ऐसी नहीं है, और इकरा अजीज का बाप बनाना और नुमानी जाज के सामने खड़ा करना, तो वो मसले मसाइल, तो वो उन्होंने कहा नहीं किसी तरीके से कर लेंगे। अब मतलब वही है कि आंख ऐसी हो तो वो देख सकते हैं ना, अगर मुझसे आप पूछें
और रकीब से का स्क्रिप्ट सामने रखें और कहें कि इसमें से आपका कौन सा किरदार है, तो मुझे तो नहीं आएगा कि मैं इसमें से कुछ नहीं कर सकता, कि मेरी एज का कुछ है नहीं इसमें। तो वो उनकी आंख ही थी, काशिफ निसार की, नुमानी जात की, तो उन्होंने ही किया। फिर ये था कि वही कि मेरी हवाइयाँ उड़ी कि अब कैसे होगा, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा इतना मजे का। फिर मैंने काशिफ भाई से डिस्कस किया कि क्या करना है, कैसे। तो उन्होंने कहा अभी जो है ना वो बाल और दाढ़ी और मूछें सब छोड़ दो, अभी काटना कुछ नहीं, 1 महीना पहले। तो फिर हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से इसको शक्ल दी जाए, क्या देखते हैं। तो वो मैंने 1-1.5 महीना जो है ना वो बाल भी नहीं काटे, मूछें वगैरह, दाढ़ी वैसे रखी। तो फिर जब मैं वहाँ गया, लाहौर में शूट होती है, फिर मैं वहाँ गया तो मैंने जाके उनको दिखाया कि ऐसे ऐसे है, अब बताएं क्या ट्रिम कराऊं, क्या बाल करवाऊं। तो उन्होंने देखा, उनके बस ऐसे ही रहना, बिल्कुल इसी तरह से रहना, इसी तरीके से ही रहना चाहिए। क्योंकि उसमें जो मेन उसकी डिस्क्रिप्शन थी ना एक्टर की, कैरेक्टर की, वो ये थी कि नोमान इजाज जितना पढ़ा लिखा नजर आ रहा है, ये कैरेक्टर उतना ही जाहिल हो। वो जितना सोफिस्टिकेटेड है, शरीफ है, ये उतना ही बदतमीज हो। तो वो ताकि उसका ऑपोजिट हो, ताकि वो पता चले कि हकीकत यानी ने किसको छोड़ के किससे शादी की। तो वो एक जो है ना उस जमीन आसमान का फर्क दिखाना था। तो वो जाहिर बात है, वो काशिफ भाई की नजर थी कि उन्होंने क्या देखा, कैसे देखा। फिर जब स्टार्ट किया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तो उनकी बहुत हेल्प होती है। उनकी कैरेक्टर्स पे ना जो कमांड है वो बहुत मजे की, हमेशा उनके प्लेस में जो है ना आपको कैरेक्टर बताएंगे। तो वो बस कुछ उन्होंने बताया, कुछ मैंने किया, नोमी भाई थे, तो वो करके राके अल्लाह का शुक्र हो गया। अच्छा, उसमें धूम पहले से ना रफीक अली की मची हुई थी। उधर इकरा बार बार बोल रही थी कि जब आप जाएंगे वहां पे और अब्बा मिलेंगे तो वो एक मतलब एक था कि पता नहीं कितना को डरावना बंदा निकलने वाला है ना आगे, वो पता नहीं किस किस्म का होगा। आपका कैरेक्टर उसमें इतने मजे का था कि आप एक तरफ आपका बड़ा रोब भी दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ आप बिल्कुल एकदम से पैंतरा चेंज कर लेते हैं। मतलब कुछ और होते हैं, कुछ और पोज कर रहे होते हैं और कुछ और बन जाते हैं। मतलब मारने गए थे और खाने की दावत देकर आ गए घर पे। फिर जो वो आपका जो एक सीन था ना, डेफिनेटली मतलब वो मास्टरपीस है अगर देखा जाए, जिसमें आपको ये जो हदीका कियानी के बिछड़ने का जो गम दिखाया जा रहा होता है, उस वक्त पता चलता है कि आपको उनसे मोहब्बत कितनी थी, लेकिन आपकी एक अलग शख्सियत थी। वो आपने जो किया है ना, मतलब कमाल किया। मैंने कम से कम इस तरह का रोल सीरियसली किसी और को करते हुए नहीं देखा, इस तरह के एक्सप्रेशन नहीं देखे जो आपने दिए थे। इसमें बहुत ज्यादा क्रेडिट जो है वो राइटिंग को जाता है, बी गुल साहिबा। लिखा हुआ जाहिर बात है जब अच्छा होता है तो फिर उसमें डायरेक्टर अपना अंग डालता है, उसमें फिर एक्टर जो है वो अपना अंग डालता है तो चीज बनती है। तो लिखा हुआ जो है वो बीगुल ने बहुत अच्छा कैरेक्टर लिखा हुआ था, तो उससे बहुत हेल्प हुई। बाकी ये है कि वो अगर मुझे नहीं पता आप कौन से सीन की बात कर रहे हैं। सीन की बात कर रहे हैं जिसमें आप घर में मौजूद थे। हाँ बिल्कुल, वो जो आपको गिल्ट हो रहा है और आप मतलब जो है ना मतलब जाने भी दे रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि चलो छोड़ दो, लेकिन उस वक्त जो आपके जो एक्सप्रेशन थे, वो जो मिली जुली मतलब बार बार जो झलक आ रही थी ना, कमाल, बहुत जबरदस्त। बस अल्लाह कुछ करवा लेता है, मुझे नहीं पता। चले, रकीब से की बहुत बात हो गई, लेकिन सीरियसली मतलब एक तो ये प्ले मेरा बहुत फेवरेट है और दूसरा उसमें आपका किरदार मेरा इतना फेवरेट है कि मैं जब से कोशिश करी थी बस मुझे किसी तरह से आपसे बात करने का मौका मिल जाए तो आपको मैं सही तरह से अप्रिशिएट जरूर करूंगी कि आपने उसमें कमाल किया। और डेफिनेटली इस तरह के आप जो कमालात हैं वो आइंदा दिखाते रहेंगे और हम देख रहे हैं इस वक्त। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम अभी जो बख्तावर हुआ था। बख्तावर अगर देखा जाए मतलब एक स्लो ड्रामा था, बोरिंग टाइप का था, मतलब बहुत ज्यादा लोगों ने उसको इतना पसंद नहीं किया। लेकिन उसमें जो आपका किरदार था हादी नजर, और उसमें जो डायलॉग्स थे, जिस तरह से आप जो एक होता है टिपिकल जिस तरह का बंदा दिखाया गया सोसाइटी का, बहुत कमाल, बहुत जबरदस्त आपने वो भी अदा किया। तो ये जो हर दफा एक वेरिएशन होती है, मतलब एक रफीक अली, देन फिर हादी नजर, और अभी आप झोंक सरकार में बहुत ही बूढ़े आदमी का रोल अदा कर रहे हैं। काबली प्लाव में एक जो मतलब वो बहनोई बना हुआ है जो कि हर चीज पे क्रिटिक वाली नजर है उसकी, जो हर चीज पे तनकीद कर रहा है। तो ये रोल्स चेंज करना, और एक वक्त में इतने सारे सीरियल्स, इस वक्त आपके मेरे ख्याल से 5-6 सीरियल्स चल रहे हैं ऑन स्क्रीन, तो कैसे कर पाते हैं? जी, अच्छे बुरे का तो खैर क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में होता ही नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह के हाथ में होता है। मेरी जो पहली और आखिरी कोशिश होती है कि पहले से चेंज हो कुछ, कि वो बिल्कुल पहले जैसा ना हो। जब भी स्क्रिप्ट मिलता है तो अगर किसी में आ रहा होता है कि उस जैसा है, तो पहले तो कोशिश होती है कि उससे अलग कैसे किया। तो मेरी हमेशा सिर्फ एक कोशिश होती है अलग करने की। अच्छा बुरा वो अल्लाह के हाथ में है, वो उसी के हाथ में ही रहना चाहिए और वही बेहतर जानता है किसको कब इज्जत देनी है और कब क्या देना है। तो मेरी कोशिश सिर्फ और सिर्फ यही होती है कि उसको चेंज किया जाए। हाजी नजर की बात आती है, शद्दी भाई शाहिद शफात जो हैं वो डायरेक्टर उसके,
तो उनसे जब मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा इस तरीके का कैरेक्टर है। तो वो असल में कुछ लोगों को था कि वो मौलवी, हम मकसद मौलवी दिखाना नहीं है, वो हमारे मुआशरे का एक कैरेक्टर है और इस तरह के कैरेक्टर रियलिटी में होते हैं जो किसी और चीज का सहारा लेके अपने जो है मफादात देखते हैं। तो वो उस टाइप का कैरेक्टर था। लेकिन मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि अगर नेगेटिविटी भी दिखाई जाए ना तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉजिटिविटी या उसमें थोड़ा सा ह्यूमर हो, क्योंकि हमारे यहाँ असल में ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर नहीं होते कि अगर बुरा है तो दुनिया भर की बुराइयां हैं और अगर कोई अच्छा है तो उसमें कोई बुराई है ही नहीं। ऐसे कैरेक्टर हकीकत में नहीं। अच्छे से अच्छे बंदे की गलती होती है, उसमें भी कुछ बुराइयां होती हैं, और बुरे से बुरा बंदा भी कोई ना कोई अच्छा ही तो होता है, या किसी ना किसी के साथ तो अच्छा होता है, घर वालों के साथ या किसी के साथ तो अच्छा होता ही है। तो वो हमेशा ग्रे होना चाहिए। अब वो डार्क ग्रे, लाइट ग्रे वो कितना रखना है वो एक लिखने वाले पे, डायरेक्ट करने वाले पे, एक्ट करने वाले पे है। लेकिन मेरी हमेशा से कोशिश यही होती है कि अगर बुरा है तो उसका थोड़ा सा कहीं से अच्छा दिखाया जाए, और अगर अच्छा है तो वो भी उसका भी कहीं ना कहीं से कुछ आए कि ये इससे गलती हो सकती है या हुई है। तो वो उसका यही था कि उसकी स्क्रिप्ट में थी वो काफी उल्टी थी, कुछ बदतमीजियां थी, बेहूदियां थी आज नजर के कैरेक्टर में। तो वो मैंने थोड़ा सा उसको इस लिहाज से रखा कि वो लोगों को हजम करने में आसानी हो, कोई मतलब नफरत हो लेकिन वो मुस्कुराहट के साथ नफरत हो कि बड़ा कमीना बनना है। तो वो नफरत वो वाली ना हो कि वो किसी चीज की तरफ नजर जाए या किसी चीज की तरफ तनकीद हो। तो वो बस कोशिश यही थी। फिर वो होता है कि एक्टिंग करते हुए सबसे बेसिक चीज, और जो मेरा कह लें कि मकसद कह लें या तरीकेकार कह लें, कि जब करते हुए परफॉर्म करते हुए आपको मजा आएगा ना तभी ऑडियंस को देखने में मजा आएगा। तो मेरी हमेशा कोशिश मैं कैरेक्टर को एंजॉय करूं। आसपास के लोग क्या हैं, कैसे हैं, किस फेज में हैं, क्या टेंशन चल रही है, शूट पे क्या मसले मसाइल हैं, वो ठीक है। लेकिन जब मेरा सीन हो रहा है तो मैं एंजॉय करूं, क्योंकि मुझे यकीन है मैं एंजॉय करूंगा तभी देखने वाला एंजॉय करेगा। अगर मैं ही उस पर सेटिस्फाइड नहीं करते, मैं ही उसको एंजॉय नहीं करा तो देखने वाला भी नहीं कर सकता। तो शायद ये भी एक वजह है मैं अपना हर किरदार जो है वो मजे लेके करता हूँ, ताकि वो ऑडियंस तक वैसे उस एनर्जी के साथ, उस पॉजिटिविटी के साथ, उस वाइब्स के साथ जो मैंने परफॉर्म करते हुए फील की। सही। अच्छा, स्क्रिप्ट की भी आपने बात की कि स्क्रिप्ट में उसमें बहुत बदतमीजियां थी, बहुत सारी चीजें थी, तो मतलब कुछ इस तरह से होता है कि स्क्रिप्ट अपने हिसाब से आपने चेंज कर लिए, कोई डायलॉग चेंज कर लिए, तो आपका इस तरह का इनपुट होता है यानी ड्रामे में? हल्का फुल्का, लेकिन डायरेक्टर की मर्जी से। ऐसा नहीं है कि एक्टर कुछ भी अपनी मर्जी से कर ले, वो क्योंकि सारा लिखा हुआ होता है सीन बाय सीन। अगर आप एक लाइन हटाते हैं तो फिर अगली लाइन, उसकी अगली लाइन, उसकी अगली लाइन, वो सारी चीजें हिलती हैं। तो वो अगर कोई लाइन कुछ उसमें एडिशन करना होता है, कुछ करना होता है, तो वो डायरेक्टर डिसाइड करता है। तो मेरा वो ये होता है कि इम्प्रोव, मैंने इम्प्रोव भी पढ़ा है, इम्प्रोवाइजेशन हमारा एक ग्रुप था, वो भी मैं करता रहा हूँ। तो वो जब कैरेक्टर आप ढाल लेते हैं ना तो फिर आपके उसमें आइडियाज निकलते हैं कि अच्छा ये लाइन भी बोली जा सकती है उस कैरेक्टर में रह के। तो वो फिर जाके मेरा एक तरीकेकार होता था जो शद्दी भाई कह रहा हूँ, मतलब शायद शिफात उनका नाम है डायरेक्टर जो है। तो वो मैं हमेशा जाके कहता कि देखें जैसे आप कहें मैं कर देता हूँ, लेकिन अगर मेरी ये सुन लेना कि मैं ये जा रहा हूँ कि ये वाली लाइन इस पे ऐड कर दूं। तो पहली दफा उन्होंने कहा हाँ ठीक है, दूसरी दफा, फिर वो तीसरी दफा पकड़ लिया। उनके तुम ये जो आगे कहते ना कि जैसे आप कहें, कहते सोच के तुम आते हो और आके मुझ पे डाल देते हो कि जैसे आप कहें। मैं कहते नहीं, आप मना करेंगे तो नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। जाहिर बात है कि ये मुझे लगा कि अगर ये लाइन में कुछ ऐड कर दूं, कभी कभी, हमेशा नहीं, वरना वो लिखा हुआ ही इतना अच्छा था। तो वो इस तरह से डायरेक्टर की मर्जी से, क्योंकि एट द एंड होना वही है जो डायरेक्टर चाहेगा, एक्टर से अपना मशवरा दे सकता है उसमें। तो वो इतने खुद इतने मजे के बंदे हैं कि वो भी थिएटर से हैं, उनकी भी सारी जो हिस्ट्री है वो थिएटर की है। तो वो फिर समझते हैं इस चीज को, हाँ कि इस कैरेक्टर के साथ जा रहा है तो ठीक है, ऐड कर देते हैं। और अगर नहीं जा रहा था तो फिर वो कहते हैं कि नहीं ये बहुत ज्यादा कॉमिक ना हो जाए या स्टोरी से ना हट जाए, तो ये हम नहीं करते। तो वो इस तरीके से मिला जुला सा काम होता है। सही। अच्छा, अभी आपने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद उसको इतना एंजॉय करके करूँ, इतना ज्यादा मजे लेके करूँ कि फिर वो ऑडियंस को समझ में आए। तो वो आप करते भी, मतलब एक तरह से देखा जाए तो आप कैरेक्टर एक्टर हैं, तो एक साथ जो इतने सारे ड्रामों पे, इतने सारे सेट्स में आप मौजूद होते हैं, कैरेक्टर एक्टर नॉर्मली जब इंजॉय भी कर रहा है तो काफी हद तक उस कैरेक्टर को एब्जॉर्ब किया हुआ होता है। तो आपको मुश्किल नहीं होती है जब एक ड्रामे से दूसरे ड्रामे की तरफ आपको जाना होता है, मूव करना होता है कि अभी ये कैरेक्टर था, फिर दूसरा कैरेक्टर है, उसको ढालने में, उसको अडॉप्ट करने में मुश्किल का सामना नहीं होता? काफी दफा मुश्किल होता है कि अगर हम संजीदा बात करें एक्टर्स की, तो
मतलब अल्लाह माफ करे, अल्लाह सबको हिम्मत दे, जो अंदर होता है ना वो अजीब सा गल सड़ चुका होता है अंदर, क्योंकि राइटिंग लिखी भी आती है, उसमें फील डालना, उसको वैसे फील करना, जो लिखा हुआ होता है वो कोई साबिर है, वो कोई आशिक है, वो जुनैद है, कोई भी है, तो वो उसका रिलेशन किसी के साथ कैसे है, उसको तकलीफ कैसे हुई, उसने किसी को तकलीफ कैसे दी, उसने क्या, वो सारी चीजें हमें असल में फील करनी पड़ती हैं, तभी दिखा सकते हैं। वो दुख, वो खुशी, वो मसले मसाइल, वो स्ट्रेस, वो सारा कुछ असल में फील करना पड़ता है। तो वो आर्टिफिशियल फील कर 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 करके ना अंदर जो है ना, वो एक्टर के अंदर जो है ना, वो बहुत अजीब सी चीजें हुई भी होती है। उसका नुकसान ये होता है कि अगर हकीकत में जरा सा भी कुछ डिस्टरबेंस या दुख या कुछ आता है ना, तो वो बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है। ये तमाम एक्टर के साथ मसला होता है कि वो आर्टिफिशियल चीजें फील कर करके जब असल में कोई चीज आती है तो वो बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। बाकी अगर एक्ट करने की बात है, वो सारी ना टेक्निक्स हैं। जब पाकिस्तान में तो ये डिप्लोमा हो रहा है 3 साल का, वरना तो बैचलर, मास्टर, पीएचडी हो रही है, तो सारी टेक्निक्स बनी हुई है, बुक्स हैं कि आपको एक किरदार से निकलना कैसे है, एक किरदार में जाना कैसे है, फिर एक किरदार से निकल के दूसरे किरदार में कैसे जाना है, न्यूट्रल कैसे होना है। वो सारी एक्सरसाइज हैं एक्टिंग की, कुछ गेम्स हैं, कुछ थेरेपीज हैं, तो वो आपको करनी पड़ती हैं ताकि आप वहां से निकलें, उस ट्रॉमा से निकलें, उस मसले मसाइल से निकलें और फिर नए तरीके से एक और जगह पे जाएं और एक और कैरेक्टर बने। क्योंकि ऑडियंस के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो सिर्फ एक टीवी देखती है, वो ड्रामा देखती है, पसंद आता तो ठीक है, नहीं आता तो दूसरा चैनल चेंज कर लेती है। लेकिन वो एक्टर जो है वो किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है, उसके पीछे कितनी मेहनत थी या उस प्रोडक्शन पे कितनी मेहनत हुई है, लिखते हुए कितनी मेहनत हुई, ये ऑडियंस को नहीं पता होता। और मेरे ख्याल में ऑडियंस के काम की चीज भी नहीं है, क्योंकि उसने तो वो स्टोरी एंजॉय करनी है, वो कैरेक्टर्स एंजॉय करने हैं। लेकिन वही है कि उस तमाम चीजों से निकलना और फिर किसी और चीज में डालना, वो हैं, थेरेपीज भी हैं, कुछ एक्सरसाइज भी हैं, वो करनी पड़ती हैं, तभी आप मुकम्मल तौर पे एक जगह से निकलते हैं और फिर मुकम्मल तौर पे दूसरी जगह पे जा सकते हैं। अच्छा, आपने यूजुअली जिन ड्रामास में काम किया उनके स्क्रिप्ट को लोगों ने मतलब जो है वो एक सेंसिबल जो ऑडियंस है वो उसने भी उसको पसंद किया। मतलब एक तो होती है कि हमारी जो एंटरटेनमेंट है, टीनेजर्स और ये मतलब हर चीज को ही पसंद कर लेते हैं। यूजुअली उसके ऊपर जो सेंसिबल ऑडियंस है उनका ये कहना होता है कि क्या बन रहा है आजकल, मतलब वो मजा नहीं आ रहा जो पहले कभी पीटीवी के दौर में हुआ करता था, जो पहले के ड्रामे थे जिनको हम क्लासिक्स में हम जिनको शुमार करते हैं। लेकिन आपने जिन ड्रामों में काम किया है तकरीबन सारे क्लासिक हैं, मतलब रकीब से को भी आप इस दौर का क्लासिक ड्रामा कह सकते हैं, अभी इस वक्त जो चल रहे हैं उसमें भी यही है। और अब जो न्यू ड्रामास मैंने आपका देखा, काबली पुलाव, जीवन नगर, तो पहले तो काबली पुलाव के बारे में बात करते हैं, जीवन नगर के बारे में थोड़ा सा मैं आखिर में आपसे काफी कुछ पूछना भी चाह रही हूँ क्योंकि वो बड़ी एक मिस्ट्री है, तो उसके बारे में ही बात करेंगे। काबली पुलाव और नो डाउट मतलब इस वक्त सब लोग कह रहे हैं, जिन लोगों ने उसकी पहली एपिसोड देखी तो उसके बाद ही सब लोग दीवाने हो गए थे, इतने जबरदस्त तरीके से उसका स्क्रिप्ट लिखा है, बड़ा बहुत हकीकत से करीब। एहतेशामुद्दीन साहब जो है उसमें बड़ा जबरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं, सबीना का बहुत अच्छा रोल है, आपका एक बिल्कुल डिफरेंट, फिर वही वाली बात कि डिफरेंट रोल है, इस तरह का भी शायद आपने अभी तक नहीं किया। तो ये जो चेंज आया ड्रामा इंडस्ट्री में, इसको कैसे देख रहे हैं आप? अगर हम पीटीवी की और आज की बात करते हैं ना, तो वो वक्त के साथ साथ सारी चीजें चेंज होती हैं। बेशक वो हम क्रिकेट देख लेंगे, जब पीटीवी का टाइम था तो क्रिकेट कैसे होती थी और आज की क्रिकेट कैसे है, तो हम सही गलत का तो फैसला नहीं कर सकते कि वो सही था या ये सही है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि उस वक्त वो टाइम था तो वैसे ड्रामास बनते थे और उस तरीके से ऑडियंस थी और उस तरीके से दिखाया और देखा जाता था। आज का टाइम ऐसा है, उस वक्त हर सेंटर है, लाहौर सेंटर है या पिशावर सेंटर है, कोयटा सेंटर है, कराची सेंटर, वो एक ड्रामा बनाते थे और उसको चलाया था। अब एक जगह पे 50-50 ड्रामे बन रहे हैं, तो अब मेहनत ज्यादा हो रही है, अब अच्छी चीज बनाना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं। अगर एक टाइम पे 50 ड्रामे चल रहे हैं, उसमें से 5 अच्छे हैं, तो वो 5 किसी की नजर में आए नहीं आए, नजर से गुजर गए, वो देखे नहीं देखे, तो वो बड़ा मसला है। पहले था कि ड्रामा में जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन जब आपने एक ड्रामा कर लिया, तो कवि साहब की बात कर रहा हूँ तो वो बता रहे हैं कि वो टाइम ऐसा था कि एक एक्टर जो है वो रात को किसी एक ड्रामा में आया और वो सुबह वो स्टार था। सिर्फ ड्रामा में आया और सुबह वो स्टार था, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि रात 8 बजे वाले ड्रामा में किसी ने ना देखा हो। एक ही चैनल है,
पूरे पाकिस्तान उसको 8 बजे देखता है, तो जब पूरे पाकिस्तान ने देखा तो वो सुपरस्टार था। आज के टाइम पे ड्रामा करना तो बहुत आसान है, लेकिन हिट होना बहुत मुश्किल है। कि अगर 10 चैनल हैं, 10 जगहों पे 10 ड्रामे चल रहे हैं, तो 100 ड्रामों में से उसने 1 ड्रामा किया, 2 ड्रामे किए, 3 ड्रामे किए, 100 में से 3 ड्रामे किसी ने देखे नहीं देखे। तो आज का टाइम ऐसा है कि जब तक 8-10 साल काम ना किया जाए तब तक लोगों को नजर नहीं आता कोई, वो भी मुसलसल काम करने के बाद। अक्सर देखते हैं कि किसी का ड्रामा हिट हुआ तो लोग कहते हैं वो ये नया बंदा आया, जबकि अगर उससे पीछे देखें वो 8-10 साल से काम कर रहा होगा, 12 साल से काम कर रहा होगा, लेकिन उतना बाकी क्लिक को बार बार देख देख। तो पीटीवी का और आज के टाइम का मुआवजा करें तो तब भी कुछ मसले मसाइल थे, आज भी हैं, तब भी अच्छी थी और आज भी अच्छी हैं, तब भी अच्छे प्लेस बन रहे थे, आज भी बन रहे हैं, लेकिन वो उसमें क्वांटिटी इतनी ज्यादा है तो वो हमें इतना पता नहीं चलता। आप मुझे बताएं कि आप फिर राइटर भी हैं, आप एक एक्टर भी हैं, मुस्तकबिल में कौन सा ऐसा रोल है जो आप अपने लिए भी और आप सोचते हैं कि कोई काम में ऐसा इंडस्ट्री को दूं जिससे पहले नहीं हुआ हो, कुछ मुख्तलिफ चीज? देखें, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोशिश तो मुझे यही होती है जो मुझे किरदार मिले मैं उसको बेहतर से मुराद अलग तरीके से कर सकूं। बेहतर करना तो वो तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अभी इन दिनों मतलब ये अब खैर ऐसी चीजें कहनी नहीं चाहिए कि फिर बोलता है कोई और कर लेता है, कोई और कर लेता है, लेकिन जब तक दिल है, दिमाग है, हाथ पैर सलामत है तो आइडियाज तो आते रहते हैं। अभी जो सबसे ज्यादा मुझे चीज तंग कर रही है ना, वो मुझे कर रहा है कि पाकिस्तान का जोकर दिखाने का। हमने इंडियन जोकर भी देख लिया, बहुत अच्छा, मतलब हिट तरीन फिल्म या हिट तरीन सारा कुछ। हमने बॉलीवुड का भी देख लिया, हमने बैटमैन में भी देख लिया, और अब का जोकर मतलब काफी दफा देखा हमने वहां का जोकर, हॉलीवुड का जोकर। लेकिन अब है कि पाकिस्तान का जोकर कैसा है, वो मुझे दिखाने का बड़ा शौक है, वो राइटिंग में हो या एक्टिंग में हो, कि उस पे कि पाकिस्तान का जोकर क्या गरीब है, क्या पॉजिटिव है, या अगर वो नेगेटिव होता है तो कितना नेगेटिव होता है, क्या है। तो वो अभी मैं आजकल उस पे लिख भी रहा हूँ, कुछ कर भी रहा हूँ। बस अल्लाह करे जल्दी कुछ हो जाए तो फिर इंशाल्लाह। बिल्कुल जबरदस्त। अभी मेरे सन में आपने जोकर कहा तो मोइन अख्तर साहब का एक अनवर मकसूद साहब के साथ जो वो उनका होता है, नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, उसमें उन्होंने एक जोकर का किरदार अदा किया था। हाँ, लूज टॉक। तो उसमें उन्होंने जोकर का किरदार अदा किया था, और वो थोड़ी सी देर का मतलब जो उनका था रुला देने वाला है। तो डेफिनेटली जब आप बनाएंगे तो आपके किरदारों के हम वैसे ही बड़े फैन हैं, तो बहुत ही कोई आला चीज होगी और बहुत सारी उसके लिए नेक तमन्नाएं। अच्छा, एक सवाल जो कि एक ऑडियंस की तरफ से ना एक मतलब सवाल है सब लोगों के जहन में, इंटरनेशनली अब कुछ इस किस्म के आपको पता है कि मामला चल रहे होते हैं, कोई मतलब एक चीज ऐसी चलती है जो पूरी दुनिया में फैल जाती है, वायरल हुई भी होती है, तो एक एजेंडा जिसके ऊपर काम हो रहा है। दूसरी तरफ हमारे जो पाकिस्तानी ड्रामाज हैं उसमें हमें आजकल ख्वाजा सरा का किरदार बहुत ज्यादा देखने को नजर आ रहा है। अच्छा, मैं ड्रामा देखती हूँ चूंकि, तो मैंने वो सारे ड्रामे देखे तो गौर से देखे, लेकिन मुझे कोई ऐसी बात मायूब नजर नहीं आती जिस पे मैं कहूँ कि नहीं ये हमारा ड्रामा ना ये क्यों मना रहा है ये चीज। लेकिन फिर भी लोगों की तरफ से एक सवाल ये पैदा होता है कि एक ही वक्त में इतने सारे ड्रामाज इस टॉपिक पे क्यों लिखे जा रहे हैं। तो अगर कुछ आपका इस पे हो, आप बताना चाहें कि मतलब क्या है, ये इत्तेफाक है या फिर वाकई ये मतलब किया जा रहा है जान के? अच्छा, पीटीवी के टाइम पे भी अगर हम देखते हैं तो वहां भी काफी दफा हुआ, मुझे इतने ज्यादा नाम नहीं, एक जंजाल पूरा था जिसमें पूरा वहां का कल्चर दिखाया गया था। तो हमेशा से चलता आ रहा है। फिल्म्स में भी काफी दफा दिखाया है। ज़यामुद्दीन साहब की फिल्म थी, उसमें भी उन्होंने एक किरदार अदा किया था यूनिक का। इसी तरह थिएटर पे भी मैंने भी थिएटर पे परफॉर्म किया है, और भी बाकी ये अभी इत्तेफाक हुआ है। एक वजाहत रऊफ का एक गुरु चल रहा है, उनकी प्रोडक्शन का गुरु चल रहा है, और यहाँ ये स्टार्ट हुआ है। असल जब प्ले बन रहा होता है ना उसमें लगते हैं 3 से 4 महीने एक प्ले बनने में, और जब प्ले बन रहा होता है ना तो वो ज्यादा बताया नहीं जाता, मतलब वो परमिशन नहीं होती कि आप जाके दूसरी जगह में बात करें कि कौन से प्ले बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो वो एक रिस्ट्रिक्शन होती है। तो ये बन रहा था लाहौर में बारी स्टूडियो में अलग से, और गुरु बन रहा था यहाँ कराची में। ये जो जीवन नगर है ये 2 साल हो चुके हैं इसको बने हुए। ये 2 साल पहले बना था, और वो सारी चीजें क्योंकि ग्रीन एंटरटेनमेंट 3 साल से काम कर रहा है, प्रोजेक्ट इकट्ठे कर रहा है, बनवा रहा है, तो वो 3 साल से काम कर रहे हैं। तो ये 2 साल पहले का प्रोजेक्ट है। गुरु जो है वो अभी का बना हुआ है, अभी का लिखा हुआ है। तो वो इत्तेफाक है कि एक टाइम पे लग गए, देखने में यही लग रहा है कि वो हो गए, और ना उनको पता था यहाँ कुछ बन रहा है, ना ही इनको पता था कि वहां कुछ बना हुआ है। तो ये महज एक इत्तेफाक है
बस कोशिश ये होती है, और जो कि जाहिर बात है सब करते भी हैं, कि किसी का मजाक ना उड़ाया जाए, कोई ऐसी चीज ना दिखाई जाए जिससे डिसरिस्पेक्ट हो उनकी। तो इन चीजों का ख्याल रखा जाए, और क्यों ना दिखाया जाए। जब हम बिजनेसमैन को दिखाते हैं, बिजनेसमैन अगर कोई बंदा है, ठीक है, वो हमारे मुआशरे का एक करैक्टर है। हम किसी गरीब को दिखाते हैं, वो हमारे मुआशरे का करैक्टर है। हम किसी बच्चे को दिखाते हैं, हम टीनेजर को दिखाते हैं, हम औरत को दिखाते हैं, हम नानी का किरदार होता है, दादी का होता है, मामू का होता है, चाचू का होता है, ये हमारे मुआशरे के किरदार है ना। तो ये जो यूनिक है, जो ख्वाजा सरा है, ये भी हमारे मुआशरे का हिस्सा है ना। तो अगर इनको दिखाया जा रहा है तो इसमें क्या बुराई है। सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि उनको उनके साथ बुरा होता हुआ ना दिखाया जाए, या उनकी तस्वीर ना दिखाई जाए, उनकी डिसरिस्पेक्ट ना हो। लेकिन अगर उनको एज अ ह्यूमन दिखाया जा रहा है किसी ड्रामे में कि ये भी लोग हैं और ये इनकी ये स्टोरी है, तो उसमें तो कोई बुरी बात नहीं, बल्कि तो अच्छी बात है कि हमारे मुआशरे का हिस्सा है वो, और हम उनको, जैसे हमारे ड्रामे में और लोग हैं, इसी तरह हमारे ड्रामे में वो भी हैं। अगर हम बात करते हैं जीवन नगर की, उसमें जो पूरी फैमिली दिखाई गई है, उसमें तकरीबन उस फैमिली में कोई 12-13 लोग दिखाए गए हैं मुख्तलिफ, ठीक है। उसमें से 4 जो हैं वो मेल हैं, हम एक्टर जो हैं, बाकी उसमें से 10-11 जो हैं वो असल में ख्वाजा सरा है। उन्हीं लोगों को बुलाया गया और उन्हीं लोगों से एक्ट करवाया गया। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। नहीं, बुरी बात तो यकीनन नहीं है, लेकिन वो एक लोगों का होता है कि एक इंटरनेशनली एक एजेंडा चल रहा है जिसके ऊपर मतलब सब लोगों को पता है। दूसरी तरफ हमारे ड्रामास क्या उसी एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं? मतलब ये एक लोगों के जहन में एक सवाल पैदा होता है। बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं, और अभी ये 2 चल रहे हैं, गुरु और जीवन नगर, तो इनकी बात करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये तो ये है कि हाँ, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि ये हमारे मुआशरे का है, ये भी हमारे साथ के लोग हैं, जिस तरह हम मर्द हैं, जिस तरह ये ख़वातीन है, इसी तरह से ये लोग हैं। तो उनको उतनी ही जगह दी जाए जितनी मुझे जगह मिलती है या जितनी आपको जगह मिलती है, तो इनकी भी इस मुआशरे में उतनी ही जगह है। वो भी उसी अल्लाह को मानते हैं, या उसी जो भी हम अगर इंटरनेशनली बात करते हैं, गॉड हो, भगवान हो, जो भी हो, वो भी उसी को मानते हैं जिसमें बाकी लोग मानते हैं। तो वो हम जैसे ही हैं, आप मेरी जैसे नहीं है, मैं आपके जैसा नहीं, इसलिए वो भी हमारे जैसे नहीं, उनकी एक अलग जगह है, अलग उनकी जिन्स है। तो अगर वो हमारे ड्रामे में आते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और उनको एक्सेप्ट करें, उनको देखें, उनको पसंद करें, और जहां सही और गलत है, वो आपके लिए भी सही गलत है, वो मेरे लिए भी सही गलत है, वो उनके लिए भी सही गलत होना चाहिए। तो वो इस तरीके से है, और कोई एजेंडा कुछ ऐसा नहीं है, बस स्टोरी का हिस्सा था तो इसलिए दिखाया गया। और आगे भी अगर आप वो ड्रामा देखें, ये ड्रामा देखें, या कोई भी, तो आप देखेंगे वो स्टोरी का हिस्सा थे, तो इसलिए कोई एजेंडा 100% ऐसा कुछ नहीं है। इत्तफाक है कि आजकल, क्योंकि मैं देखती हूँ, तो मैंने जितने भी ड्रामास देखे, तो मुझे कोई ऐसी चीज ऐसी नजर नहीं आई कि कोई माशरे में कोई चीज इंजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। वो कहानी का हिस्सा होता है, और नॉर्मली वो किरदार जो है वो अच्छे तरीके से ही दिखाए जा रहे होते हैं, कुछ ऐसा मसला नहीं होता। चलिए जी, साकिब समीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। मतलब आज मैं बड़ी खुश हूँ, मेरे जितने लिसनर्स जिनको पता चला, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। लेकिन ये कि ये जो 1 घंटा है जो आपने मुझे दिया है, ये पहली दफा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे बात करती रहूंगी। हमारे यहाँ पे जितने लोग हैं, जितने जो मेरे लिसनर्स हैं, ये उन सब की तरफ से उनके दिल की आवाज है कि लोग आपको देखना चाहते हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और आप जब भी आगे ड्रामास कीजिएगा तो हमें जरूर मौका दीजिएगा, हम आपसे बात करना चाहेंगे। और जाते जाते तमाम प्यारे प्यारे से लोगों के लिए कोई मैसेज? बस बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, और मेरे लिए दुआएं करते रहें, क्योंकि वो मैं यही कहता हूँ कि मैं तो दोस्तों की, जो घर वाले हैं ना, उन्हीं की दुआओं पे चल रहा हूँ, कि मेरे अम्मी अब्बू तो है नहीं, तो जो दोस्तों के अम्मी अब्बू है ना, मैं तो उन्हीं से दुआएं लेके अब तक चल रहा हूँ। तो सबसे दुआ की दरख्वास्त कि मेरे लिए दुआ करें, और मतलब यही दुआ कि मैं आपको एंटरटेन करता रहूँ, अच्छे अच्छे किरदार मिलते रहें और मैं आपको दिखाता रहूँ। और ये कि नेक्स्ट टाइम हम कुछ ऐसा तरीकेकार करें कि हम जो आपका लाइव शो है उसमें कुछ, बेशक वो ऑडियो हो, वीडियो नहीं, तो हम ऑडियो करिए। वो जो एक लाइव का मजा है ना, ताकि वो मैं भी सुन सकूं बाकियों की बातें, किसी की तारीफ, किसी की तो वो हम नेक्स्ट टाइम जो है ना, उसको ऑडियो पे करें या इस तरीके से करें, और लाइव शो करते हैं। और वो हम ज्यादा देर बाद नहीं, कुछ एपिसोड इसकी चल जाएं, काफी ब्लॉग की भी और जीवन नगर की, और वो जो एक हमारा जीप में चल रहा है एहराम जुनू और लोक सरकार, कुछ एपिसोड इसकी आगे चल जाएं, ताकि वो और स्टोरी निकल है।
फिर हम इसको प्लान करते हैं कि लाइव बिल्कुल रेडियो शो के तौर पे। ठीक है, और बिल्कुल आप हमारे साथ मतलब मुस्तकिल तौर पे जुड़े रहें, क्योंकि वही है कि हम आपको सुनना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं बहुत कुछ। तो अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। एक दफा फिर बहुत ज्यादा आपका शुक्रिया। मेरे लिए आज बड़ा खास दिन है, मतलब मेरे लिए ना ये वो फैन मोमेंट है कि मुझे मतलब जिनको मैं इतना पसंद करती हूँ वो मेरे सामने बैठे हुए कमाल काम कर रहे हैं आप, और इसी तरह से आप कमालात करते चले जाएं, हम आपको देखते चले जाएं, मेरी यही ख्वाहिश है, दुआ भी है। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब स्मिथ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा बात होती है आपसे, और बस सबके लिए यही मैसेज है कि इंजॉय करें जो अपना अपना काम है ना, हर दिन इंजॉय करें, हर चीज को इंजॉय करें। हमारा मसला ये है, हम या तो माजी की चीजों को इंजॉय करते हैं, सोचते रहते हैं, माजी की चीजों को सोचते हैं कि जो चली गई, जो हाथ में नहीं है, या फिर फ्यूचर प्लानिंग में लगे रहते हैं जो कि हाथ में नहीं है। उसका नुकसान क्या होता है, जो रियल मोमेंट है, जो है असल में हमारे पास, वो हाथ से निकल जाता है, उसको इंजॉय नहीं कर पाते। तो माजी जो हो गया वो हो गया, फ्यूचर जो होगा उसके लिए दुआ करें, मेहनत करें, लेकिन इंजॉय जो है वो आज का दिन करना है। आज का ये जो दिन है ये सबसे बेस्ट है, इसको सबसे अच्छे तरीके से जिए और खुश रहें, और इंशाल्लाह फिर आपसे बात भी होती है, मुलाकात। बहुत शुक्रिया साकिब स्मिथ साहब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।